हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, अब हम उस फेज में आ गए हैं जहां हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। हम उस फेज में आ गए हैं जहां हमको ये डिटरमाइन करना होता है कि अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए हमें किस रास्ते पर चलना होगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी एग्जाम्स हुए हैं, जेई के एग्जाम्स हो गए, नीट के एग्जाम्स हो गए, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो सोचा वह उसको पा रहे हैं, यानी उनको उनका गोल मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ कारणों से चूक गए हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब इस फेज में एंट्री करने वाले हैं, यानी जेई या नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं। जब हम इस राह में आगे बढ़ते हैं तो इस राह में चलते चलते कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, अनचाहे ही गलतियां हो जाएं, लेकिन फिर वो अच्छा ही परिणाम लेकर नहीं आती हैं। तो हमें एक अच्छे परिणाम के लिए, एक अच्छे गोल को अचीव करने के लिए, अपने मन मुताबिक मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए या जिसको मिनिमाइज करनी चाहिए, ऐसे कुछ 7 मिस्टेक्स मैं आपके सामने डिस्कस करने आया हूं, आपके सामने एसिड सर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक एक चीज करके आपसे डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं, स्टे ऑन द टारगेट यू हैव डिसाइडेड। टारगेट, टारगेट क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करें? तो डियर स्टूडेंट्स, टारगेट हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वीकली टारगेट, एक मंथली टारगेट, एक फाइनल टारगेट। हमने एक टारगेट बना लिया कि हमें इस मेडिकल कॉलेज में एज ए डॉक्टर जाना है, हमें इस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, तो फिर हम उस टारगेट पर पहुंचे कैसे? क्या हम डायरेक्ट फाइनल टारगेट के बारे में जो सोच रहे हैं, हम फाइनल वहां तक पहुंच सकते हैं, या फिर वहां तक पहुंचने के लिए हमें हर एक कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा? हर एक कदम, वो भी तो अपना एक टारगेट है। अगर हम आपके सामने की एग्जांपल लें और मैं आपसे बोलूं कि आपको छत पर जाना है सीढ़ियों से, कि आप डायरेक्ट छत पर पहुंच सकते हैं? नहीं, आपको हर एक स्टेप को आगे बढ़ाना होगा, हर एक स्टेप के टारगेट को आगे बढ़ाते हुए अपने गोल यानी उस छत पर पहुंचना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो आपने टारगेट अपने दिमाग में बना लिया है उस पर फोकस करना है। कैसे फोकस करना है? एक वीकली टारगेट बनाइए। मेरी बात बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टडी कर रहे हैं, अब आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। पढ़ाई स्टार्ट करते समय आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो आपको क्या है, आपका टीचर एक वीकली टारगेट देगा, या फिर आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे। तो हमें क्या करना है, अपने टारगेट को कुछ इस तरीके से सेट करना है कि हमने जो एक वीक का टारगेट बनाया वो कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट वीक का टारगेट बनाया वो कंप्लीट हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे फाइनल टारगेट जो है वो मेडिकल कॉलेज में पहुंचना या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचना है। बीच में हमें डेविएट नहीं होना है किसी भी तरीके से। तो जो भी आपने टारगेट बनाया है उस टारगेट पर पूरी तरह से फोकस्ड रहें कि यस, अगर इस गिवन टाइम में मुझे काम करना है तो करना है। बाकी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि हमारा क्यूरिकुलम कंप्लीट हो, जिससे कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक भी कंप्लीट हो। हम इस पर भी थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने आपसे बताया कि सबसे पहले जो आपने टारगेट बनाया उस टारगेट पर चलने के लिए आप एकदम अच्छे से तैयार हो जाइए। नेक्स्ट, अगर हम आपसे बात करते हैं डियर स्टूडेंट, नेवर प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट। हमने देखा, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा हमारे सामने आता है, सर मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, मैं दिन भर फिजिक्स कर रहा हूं। अगर वो केमिस्ट्री में टाइम कम दे रहा है, बायोलॉजी में टाइम कम दे रहा है, या फिर बायोलॉजी में टाइम कम दे रहा है, या फिर वो मैथ में टाइम कम दे रहा है। अगर हम फॉर एग्जांपल नीट की बात करते हैं, तो नीट के पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो जैसे कि आपके सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आप देख रहे हो ना, तो एक पिलर की तरह होते हैं। आपको एक चीज पता है कि जहां पर कट ऑफ है वो बहुत हाई जाता है। अगर कट ऑफ हाई जा रहा है तो हमें उस कट ऑफ को पार करने के लिए हर एक सब्जेक्ट में अपना बेस्ट देना पड़ेगा। फिजिक्स का भी उतना इंपॉर्टेंस है जितना केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का जितना इंपॉर्टेंस उतना जूलॉजी का है, उतना ही बॉटनी का भी है। और अगर आप जेई की बात कर रहे हैं तो वहां पे मैथमेटिक्स का भी अपना इंपॉर्टेंस है।
लेकिन अगर हम यहां पर बात नीट की करते हैं तो नीट के एस्पिरेंट्स इस बात को ध्यान से रखें। मैंने देखा है अक्सर, सर मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है तो मैं केवल फिजिक्स दिन भर कर रहा हूं, मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो केमिस्ट्री कर रहा हूं, मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है तो मैं बायोलॉजी कर रहा हूं, और जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम है उसको नहीं कर पा रहा हूं या उसको कम समय दे रहा हूं। अरे भाई, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें तो तुम अच्छा कर रहे हो, और जितना करोगे अच्छा करते जाओगे। लेकिन जिस सब्जेक्ट को आप नहीं कर रहे हो, जिससे तुमको डर लग रहा है, या जिसको करने में तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, अगर उसको आप कम करोगे तो फिर वो सब्जेक्ट आपसे दूर होता चला जाएगा, वो दूर होता चला जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है। क्योंकि क्या है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो चारों सब्जेक्ट जो बात करें वो मिलकर ही क्या करेंगे बेटा, आपको आपके गोल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मान लिया मुझे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप प्रयास करो। बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तुम कोशिश करके तो देखो। अगर तुम्हें चीजें नहीं याद हो रही हैं तो रिवीजन करके तो देखो, एक रेगुलर रिवीजन करके तो देखो, चीजें आपको अपने आप अच्छे से पता चल जाएगा। इसलिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहा कि आपको हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है डियर स्टूडेंट, हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलिए बेटा, अगर हम आपसे बात करते हैं रेफरेंस बुक की, यहां पर देखा कि हम मार्केट में गए, ये बुक उठा लाए, वो बुक उठा लाए, घर पे बैठ रहे हैं, अलग अलग रेफरेंस बुक, अलग अलग किताबें हमने खोल कर चारों तरफ रख ली। ऐसा भी मैंने देखा है। इवन दैट मैंने तो ये भी देखा है कि आप किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपने इसके नोट्स, उसके नोट्स, इसके नोट्स, ये बुक्स, वो बुक्स सारे उठा के रख लिए हैं। पता चलता है आपने टाइम तो बहुत दे दिया, लेकिन आपको उसका फायदा उतना नहीं हुआ, आपको फायदा उसका नहीं हुआ। तो क्या हमको रेफरेंस बुक खुद से देखकर, या फिर बोला जाए कोई भी मार्केट की बुक उठाकर पढ़ाई करनी चाहिए? तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, आप अपने टीचर से बात करिए, वो आपको बताएगा। अगर आपने क्लास नोट्स को कंप्लीट कर लिया, क्लास, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने क्लास नोट्स को कंप्लीट कर लिया, आपको जो एक्सरसाइज की बुक कोचिंग से या फिर आप जहां भी स्टडी करते हैं वहां से प्रोवाइड हो रही है, उसको आपने कंप्लीट कर लिया, आपको जो डीपीपी या ईएलपी के नाम से कुछ भी मिल रहा हो प्रैक्टिस पैकेज, उसको भी आपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आप अपने सर के पास जाइए, कहिए सर हमने आपकी कॉपी भी कंप्लीट कर ली, हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिए, और जो मटेरियल आपने प्रोवाइड किया उसको भी कंप्लीट कर लिया, सर अब मैं क्या करूं? तो एक टीचर आपसे कहेगा, बेटा आपने इतना सब अच्छे से कर रखा है, अब आप पहले प्रूव करो कि आपने सब अच्छे से कर रखा है। सर मैं कैसे प्रूव करूं? और प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उनसे प्रूव करो, और एक ऐसा नंबर ला के दिखाओ कि तुम्हारा टीचर कहे, वाह बेटा वाह, तुम क्या नंबर लेके आए हो, क्या नंबर लेके आए हो। अब तुम पूछो, सर क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए? तो अगर आपका टीचर रिकमेंड करता है तो आप इस पर जाइए, अगर वो रिकमेंड नहीं करता है डियर स्टूडेंट, तो आप उससे पूछिए कि वो आपके लिए क्या अच्छा कर सकता है। तो अपने दिमाग से कुछ भी ऐसे नहीं सोचना है कि तुम कैसे आगे बढ़ते हो। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये मैंने आपसे बात किया रिलेटेड टू रेफरेंस बुक, रिलेटेड टू रेफरेंस बुक। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स? अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करते हैं तो बात आता है बैकलॉग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कोई इशू है या नहीं है? बैकलॉग। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसी कुछ कारणों से क्लासेस छूट गई, उसके हेल्थ इशू थे क्लासेस छूट गई, या क्लासेस नहीं छूटी लेकिन वो रिवाइज नहीं कर पाया, रिवाइज नहीं कर पाया तो वो सब्जेक्ट उसका वीक रह गया, वो टॉपिक आपका वीक रह गया। अब क्या है, करंट में कोई टॉपिक चल रहा है, करंट में कोई टॉपिक चल रहा है, तो क्या होगा, करंट में टॉपिक चल रहा है, उसका दिमाग कहां लगा रहेगा? बैकलॉग में लगा रहेगा। घर पे गया, उसने कहा जो मेरा छूट गया पहले मैं उसको पढ़ता हूं, उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, उसके पढ़ने के चक्कर में क्या होगा, जो करंट चल रहा होगा वो भी बैक बन जाएगा। तो एक अगर मैं मोटो बताऊं, एक प्रिंसिपल बताऊं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी पढ़ाई करना कि सबसे पहले अपने करंट को बैक नहीं बनने देना। ध्यान सुना, अपने करंट को बैक नहीं बनने देना। तो सर फिर मैं बैकलॉग कैसे करूं सर? प्लीज सर मुझे बताओ, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होना चाहिए? आज जो क्लास में पढ़ाया गया, डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, आज जो क्लास में पढ़ाया गया घर जाकर सबसे पहले उसको कंप्लीट करो, उससे रिलेटेड जो वर्क असाइन किए गए हैं उसको कंप्लीट करो। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए किसी कारणवश आपका 20% सिलेबस जो है वो बैकलॉग में रहा, लेकिन क्या अभी आपके सामने 80% का सिलेबस बाकी है? तो कुछ ऐसा प्रयास करो कि जो 20% है वो 20% से ज्यादा कभी ना हो बैकलॉग में। यानी जो आपका करंट का पोर्शन चल रहा है उस करंट के पोर्शंस को हमें कभी भी बैक नहीं बनने देना है। यानी वो 20% ही रह गया तो हम इस 80% पे क्या करेंगे, काबू पाएंगे। अब उस 80% पे जब हम अच्छा करने लगेंगे तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, वो हमको हिम्मत देगी कि चल तू इस बैकलॉग 20% को भी कम कर। चल कोई बात नहीं है, 24 आवर्स में से अगर मान लो आपने आधे घंटे ही या 1 घंटे ही या जो टाइम आपको मिला वो भी आपने बैकलॉग में देना शुरू कर दिया, तो दो तरीके से सुनना बेटा। एक तो वो बाकी का जो आप करंट बैक नहीं बनने दे रहे हो उसकी ताकत, और प्लस धीरे धीरे जो रिड्यूस होगा वो आपको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा कि आप धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कभी भी अपने करंट को बैक नहीं बनने देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि बैकलॉग के चक्कर में वो करंट को भी बैक में लेके जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, करंट को कभी भी बैक नहीं बनने देना। लेकिन इसका भी मतलब यह नहीं है कि साहब हमने यहां पर इतने घंटे कोचिंग में या कहीं समथिंग में अपनी स्टडी करी, घर पे भी हम इतनी स्टडी कर रहे हैं, बैकलॉग हमारे सामने है, तो जो 6-7 घंटे की नींद हमें लेनी है उसको रिड्यूस करते हैं, बैकलॉग कंप्लीट करेंगे। ना 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 ना, ये भी नहीं करना है बेटा। प्रॉपर स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 से 7 घंटे की स्लीपिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिमाग है, दिमाग। कंटिन्यूअस वर्क में लोगे, इसको रेस्ट नहीं दोगे तो ये भी तो एक मशीन है। तो रिटेनिंग पावर क्या होगी आपकी, कम होने लग जाएगी। रिटेनिंग पावर कम होने लग जाएगी, मेहनत बहुत करोगे। याद करो, अगर एक दिन तुम रात भर बैठ के पढ़ लेते हो ना तो तुम्हें लगता है हाँ मैंने आज क्या नहीं कर लिया, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं। तो 6 से 7 घंटे की आपको एक प्रॉपर स्लीपिंग बहुत जरूरी है, जिसको आप लेकर चलेंगे। ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद क्या होता है, मैंने ये भी देखा है, चलिए जब स्लीपिंग की बात करें तो मैं कुछ और भी डिस्कस करता हूं। सर 6 से 7 घंटे तो मैं सो लेता हूं, लेकिन उसके बाद भी बहुत नींद आती है, मैं क्या करूं, 8 से 10 घंटे सो लूं? अरे नहीं भाई, समय से कम सोना और समय से ज्यादा सोना दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों ही खतरनाक हैं। अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करो। 6 से 7 घंटे की स्लीपिंग हो गई, अब भी तुमको नींद आ रहा है तो बेटा अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन को आगे लेके आओ। चल चल कर पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो। चल चल कर पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो। तो यानी याद रखना, अपनी आदतों को इस तरीके से बनाना कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक क्या हो जाए बेटा, मेंटेन हो जाए। इतनी बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बेटा, मेहनत करनी होगी तुमको, क्योंकि जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझने लग जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझने लग जाए तो तुम्हारा जीतना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है बेटा? और इतना हार्ड वर्क करना है, इतना हार्ड वर्क करना है कि जो आपके स्टडी टेबल का लैंप लाइट है, जो आपके स्टडी टेबल का लैंप लाइट है, वो कल किसी स्टेज का स्पॉटलाइट बन जाए। इस तरीके से मेहनत करो दोस्तों, स्पॉटलाइट बन जाए। बी पॉजिटिव, आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कैन आई मिस पीरियोडिक टेस्ट। अब बच्चा क्या करता है, उसने पढ़ाई स्टार्ट करी, बट टेस्ट का जो सिलेबस था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, किसी कारणवश नहीं हो पाया। मुझसे भी आके मिलते हैं, सर एक बात बताओ। इनका बोलो बेटा, सर क्या मैं इस टेस्ट को छोड़ दूं? मैंने कहा अच्छा बेटा, इससे क्या होगा? सर मैं उस टेस्ट को छोड़ूंगा तो जो समय मेरा बचेगा, अगर 3 घंटे 20 मिनट का टेस्ट हो रहा है या जो भी पर्टिकुलर टाइम डिसाइडेड है टेस्ट का, जो हमारा समय बचेगा उस टाइम को हम सेल्फ स्टडी में यूटिलाइज कर लेंगे। वो ऐसी बातें करता है। कभी कभी वो टेस्ट छोड़ भी देता है, पता चलता है उस टाइम को वो अच्छे से यूटिलाइज भी नहीं कर पाता है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपके ग्रोथ के लिए आपका सेल्फ एनालिसिस का होना बहुत ही जरूरी है। आपके ग्रोथ के लिए आपके सेल्फ एनालिसिस का होना बहुत जरूरी है। पीरियोडिक टेस्ट क्या है? ये मुझे आईना दिखाते हैं कि मैंने एक पीरियोडिक टाइम में, अगर 3 वीक्स में टेस्ट होते हैं या 2 वीक्स में टेस्ट होते हैं, जैसा जहां का पीरियोडिक टाइम है, हमने उसमें क्या किया वो हमें आईना दिखाते हैं। टेस्ट देने से 2 फायदे हैं हमारे सामने। पहला, या तो टेस्ट बहुत अच्छा होगा, टेस्ट बहुत अच्छा हुआ तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा।
टेस्ट बहुत अच्छा हुआ तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और अगले टेस्ट के लिए एक नए टारगेट को डिसाइड करेगा। लेकिन मान लो आप टेस्ट अच्छा नहीं कर पाए, तो वो टेस्ट का टाइम आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ एनालिसिस का टाइम होता है। अगर आप अपने गोल के लिए क्या है 100% ऑनेस्ट हैं, तो आप उस समय में डिसाइड करेंगे, अरे मैंने पिछले टाइम में अगर ये गलती ना करी होती तो आज मैं अच्छा टेस्ट दे रहा होता। अरे अगर मैंने इस चीज को अच्छे से रिवाइज कर लिया होता तो आज मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा होता। अरे अगर मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए होते तो लास्ट टाइम में हम उसको बहुत आसानी से रिवाइज कर रहे होते और आज हम अच्छा कर रहे होते, एंड सो ऑन। बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में हिट करेंगे और आप अगर एक सेल्फ डिटरमाइंड स्टूडेंट हैं तो आप कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस टेस्ट में मेरे कम नंबर आए, कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में मैं इससे अच्छा करने का प्रयास करूंगा। इससे अच्छा का मैंने क्या बोला, आप जो प्रेजेंट टाइम में टेस्ट दे रहे हैं, आप जो प्रेजेंट टाइम में हार्डवर्क कर रहे हैं, अगली बार में खुद किसी और से नहीं, अपने से कंपीट करना सीखो, अपने से कंपीट करना सीखो। आज आप किसी कारण अगर आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं तो अगली बार टारगेट 400 का रखो, 400 आ रहे हैं तो 500 का रखो, 500 आ रहे हैं तो 600 का रखो, 600 आ रहे हैं तो 650 का रखो, 650 आ रहे हैं तो 700 को टच करने की कोशिश करो। लेकिन अपने से क्या करो, कंपीट करना शुरू करो। अगर आपने हर दिन अपने से कंपीट किया डियर स्टूडेंट्स, तो रियली कह रहे हैं आप में जो सेल्फ इंप्रूवमेंट आएगा, जो ग्रोथ आएगा, आप उससे एक पॉजिटिविटी से आगे बढ़ोगे और आपको लगेगा कि वाह कितना अच्छा हमने किया है। तो इसलिए एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये पीरियोडिक टेस्ट हमारा आईना होते हैं, हमें इन्हें कभी भी मिस नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डियर स्टूडेंट। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, रुकावटें आएंगी, रुकावटें आएंगी, संदेह करने वाले भी होंगे, रुकावटें आएंगी, संदेह करने वाले भी होंगे और गलतियां भी होंगी। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यह स्वाभाविक है, गलतियां भी होंगी। लेकिन अगर आपने ठान लिया तो बेटा ध्यान से सुनना, आपने कड़ी मेहनत से अगर आपने ठान लिया तो दुनिया का ऐसा कोई भी गोल नहीं है जिसे आप प्राप्त ना कर सके, जिसे आप प्राप्त ना कर सके। मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूं कि अगर कोई प्रश्न है ना, प्रश्न, तो वो प्रश्न प्रश्न तभी है जब उसका उत्तर डिफाइंड है। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन या प्रश्न तभी है जब उसका आंसर या उत्तर डिफाइंड है। उसी तरीके से अगर आपने कोई टारगेट बना लिया है कि आपको इस मेडिकल कॉलेज, इस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, आपने टारगेट बना लिया है, तो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए रास्ता भी डिफाइंड है। बस एक सही सोच के साथ, एक सही गाइडेंस के साथ, एक ऑनेस्ट हार्डवर्क के साथ बस आपको उस रास्ते का चुनाव करना है और आपको वहां तक पहुंचना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी की सारी चीजें कहां से बेटा, ये हमें अपने पीरियोडिक टेस्ट पर बहुत ही ध्यान रखना है। मैंने इस पे बहुत सारी बातें आपसे करी हैं। चलिए बेटा, अगर हम बात करते हैं तो सर अब क्या करें, मैंने पहले ही बोला सर टेस्ट देंगे तो लो स्कोर आएगा, तो लो स्कोर आएगा तो क्या होगा, आपको उस समय इतनी सारा आत्मचिंतन होगा, सेल्फ एनालिसिस करोगे कि आप उसको इंप्रूव करने के लिए कुछ अच्छा करोगे। सर क्या करूं, बहुत सारी निगेटिव मार्किंग हो रही है, इसको कैसे अवॉइड करूं, कैसे अवॉइड करूं। क्यों होती है निगेटिव मार्किंग? क्योंकि हम सुपरफिशियल पढ़ाई करते हैं। कैसे हम इसको अवॉइड करें या कैसे निगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करें, इसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है बेटा, रिवीजन, रेगुलरिटी, रेगुलर रिवीजन, पावर ऑफ रिवीजन। मैं एक वर्ड यूज करता हूं हमेशा क्लासेस में बेटा, पावर ऑफ रिवीजन। अरे आप जरा सोच के तो देखो, जरा अप्लाई करके तो देखना। एक कोई संस्कृत का श्लोक उठा लो जो तुम्हें याद ना हो, एक संस्कृत का श्लोक उठा लो जो तुम्हें याद ना हो, और उसको एक बार पढ़ने के बाद अगले दिन जरा रिकॉल करने की कोशिश करना, तुमको याद नहीं आएगा। लेकिन एक रेगुलर एंड प्रॉपर रिवीजन करके देखो, पावर ऑफ रिवीजन देखना। अगर आपने डेली उसको कई बार बोल लिया, एक एक बार ही केवल बोलते हो डेली, कुछ दिनों के बाद वो पूरी की पूरी लाइनें आपके दिमाग में अंकित हो जाएंगी, जिसे क्या है, पावर ऑफ रिवीजन। सुपरफिशियल पढ़ाई करते हैं। क्यों सुपरफिशियल पढ़ाई करते हो? आप इस चीज का हमेशा ध्यान दें कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसके आंसर्स को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें, यह इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूछा आपका क्या नाम है, आपने अपना नाम तुरंत बता दिया, आपने मुझसे 4 ऑप्शन क्यों नहीं मांगे? सर प्लीज मुझे 4 ऑप्शन दे दीजिए, मैं बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका नाम क्या है। सिमिलरली
आज से कोशिश करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो कि अगर उसने क्वेश्चन पूछा है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। फिर देखो कि 1 2 3 4 या ABCD में वो उसका आंसर कहां है, उसको टिक करो। इस तरह की पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? निगेटिव मार्किंग मिनिमाइज होगी। शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसे कीवर्ड्स लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या ऐसे वर्ड्स लिखो जो तुमको याद नहीं होते हैं, निगेटिव मार्किंग अवॉइड होगी। हम अपने दिनचर्या में ऐसे बहुत सारे समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं या उनका दुरुपयोग कर देते हैं। अगर आप उनको बचाने की कोशिश करेंगे, निगेटिव मार्किंग अवॉइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, आज के जमाने में ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड हो गया है, मल्टीमीडिया, एंड्रॉयड, सोशल मीडिया। अब चीजें, बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। हम गैजेट लेते हैं, घर से ये कह के लेते हैं कि हम उसका यूज स्टडी में करेंगे, लेकिन ईमानदारी से जरा एक हफ्ते का आकलन करके देखना कॉपी पेन पे से कि आपने कितने घंटे बर्बाद कर दिए पर डे का, जरा हिसाब करके तो देखना दोस्तों। आज हमको इसका यूज केवल करना है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड लेक्चर्स को देखना, लेकिन उसके अलावा उसका समय कहां आप लेके जाते हो यह ध्यान रखना। इन समय को बचाइए। आपके क्लास में 10 मिनट का ब्रेक होता है, 10 मिनट का ब्रेक होता है, आप बाहर जाइए, दिमाग में कुछ लेकर जाइए, कोई चीज रिवीजन करते हुए जाइए। ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकते हैं बेटा जहां आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं और टाइम को बचा सकते हैं, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे, निगेटिव मार्किंग अवॉइड होगी। तो ये चीज हमारा ध्यान रखें, यानी कि कुल मिलाकर लिखकर पढ़ना सीखें, लिखकर पढ़ना सीखें। पता चलता है कि हम अपना क्या है, बैठ जाते हैं चेयर पे और अपना जो पैर है टेबल पे रख दिया और फिजिक्स को भी नॉवेल की तरह पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी भी नॉवेल की तरह पढ़ रहे हैं। हाँ, उसने जो कह दिया सब समझ में आ गया, समझ में आ गया। मैंने आपसे कहा चलो स्टूडेंट्स आज हम तुम्हें कहीं घुमाने लेके चलते हैं। बहुत ध्यान सुनना, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूं। मैं कहीं घुमाने लेकर चलता हूं, आप चले हमारे साथ। एक चौराहा आया, हमने कहा बेटा यहां से राइट मुड़ना है। हमने कहा सर कोई बात नहीं, राइट मुड़ते हैं। अगला आया, लेफ्ट मुड़ गए, और इसी तरीके से हम लोग अपने गोल पर पहुंच गए। आपने कहा सर वाह बहुत अच्छा लगा, रास्ता बहुत अच्छा था और हम आराम से आ गए, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने बोला कि बेटा अब उस गोल पर तुमको अकेले जाना है, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। हाँ सर अभी तो मैं गया था आपके साथ, सारा रास्ता मुझे पता है। जैसे ही आप वहां पे पहुंचते हो, चौराहा आया, अब आपके मन में एक प्रश्न आया, सर यहां से राइट गए थे कि लेफ्ट गए थे कि सीधे गए थे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बस यही तो है जो निगेटिव मार्किंग का सोर्स है। मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करना बेटा। हम बुक पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सर ने क्वेश्चंस दिया, उसके बारे में कीवर्ड्स दिए, उसके फार्मूलेस दिए, हमने उसको पुट भी कर दिया, उसमें लिखा हुआ दिमाग में कर रहे हैं, कॉपी पेन का यूज नहीं कर रहे हैं, उसको देखकर कर रहे हैं, और उसके बाद हम आंसर आ गया, हाँ ये मेरे को समझ में आ गया। लेकिन जब वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, खुद से करना पड़ता है, तो क्यों नहीं होता है, क्यों रुक जाते हो वहां पर? तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी क्लास वर्क में क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जब तुम क्लास नोट्स को घर पर आकर रिवाइज करो तो उन क्वेश्चंस को घर पर जब सॉल्व करो तो बिना आंसर देखे सॉल्व करो। आंसर को नहीं देखना है, सॉल्व करो बेटा। और सॉल्व करने के बाद फिर मिलाओ, क्या तुमने सही किया है। जब कॉपी का आंसर तुम्हारा किया हुआ वर्क एकदम मैच कर जाएगा तो तुमको कॉन्फिडेंस देगा। क्लास में टीचर कोई क्वेश्चंस देता है तो आपको यह नहीं देखना है कि जब वो सॉल्व करेगा तब मैं कॉपी में लिखूंगा, उससे पहले ही रफ बुक या उसी कॉपी में जहां पर है सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा आंसर सर के आंसर से मैच कर जाएगा तो तुमको कॉन्फिडेंस देगा, और अगर मैच नहीं करेगा तो तुम्हें स्व आकलन करने के लिए समय देगा कि अरे साहब इस स्टेप में मैंने ये गलती कर दी थी, उसको अंडरलाइन करो और बताओ, लिखो कि इस स्टेप में हमने गलती करी थी, ये दोबारा हमको क्या है रिपीट नहीं करना है। यह प्रक्रिया तुम्हारे निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस वर्क को करते हुए बेटा ध्यान सुनना, मैं बताता हूं, अपने कदमों पर विश्वास रखना। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अक्सर वही मंजिल पर पहुंचते हैं। ये बात याद रखना। चलिए
अगले स्टेप की अगर हम आपसे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो हमने आपसे डिस्कस किया, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अब होता क्या बेटा, एक्चुअली कॉन्फिडेंस की कमी है सर, मैं क्या करूं, प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। जीवन है ना, जीवन, प्रॉब्लम सबके सामने आएंगे। जीवन है तो संघर्ष है, जीवन है तो संघर्ष है। और जब हमारे दायित्व बदलते हैं, दायित्व किसी भी चीज में बोलते हैं, अगर एक एम्प्लॉय है उसके भी दायित्व बदलते हैं, या फिर एक स्टूडेंट भी है उसका दायित्व बदलता है, जब वो हायर क्लासेस में जाता है तो उसके संघर्ष भी बदलते हैं। अलग अलग तरीके से दायित्व किसी भी तरीके से बदल सकता है, उसका संघर्ष भी बदलेगा। तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ ऐसा वर्क करना है, ऐसा वर्क करके लाना है कि हम अपने हार्ड वर्क करने से उस संघर्ष को मिनिमाइज कर सकें, उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकें, और प्रॉब्लम को एक पोएम की तरह देखना शुरू करिए, प्रॉब्लम को एक पोएम की तरह देखना शुरू करिए। अगर हम आपसे बात करते हैं तो ध्यान से देखिए बेटा, मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम को पोएम की तरह देखना शुरू करिए। देखिए बेटा, मेरी बात ध्यान सुनेगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पोएम क्या है खुद से समझ में आपको आ जाएगा ऐसे। ये जो आपके सामने है ना प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम जब भी आए ना तो अपने हार्ड वर्क से इसको अपोज करो, अपोज करो। यू कैन डू एवरीथिंग, इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले, अगर वो ठान ले। तो हम क्या करेंगे, इसको अपोज करेंगे। हमने क्या किया, प्रॉब्लम को अपोज किया तो वो इमर्ज आउट होता है। ध्यान से सुनना बेटा, इमर्ज आउट एज अ पोएम, एज ए पोएम। जीवन है, जीवन अगर संघर्ष आ गया और अपने हार्ड वर्क से आपने उसको अपोज कर लिया तो वो आपके जीवन में कविता की तरह, एक सुंदर कविता की तरह होगा, एक मीठी कविता की तरह होगा। तो हमेशा अपने क्या है, प्रॉब्लम को पोएम की तरह देखना शुरू करो। हिम्मत रखना है बेटा, हिम्मत रखना है, हिम्मत मत हार, तुझे बहुत आगे जाना है, हिम्मत मत हार, तुझे बहुत आगे जाना है। और जिसने कहा था तुझसे कुछ नहीं होगा, उसे भी करके दिखाना है, उसे भी करके दिखाना है। ये बात याद है, यानी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जहां तक रास्ता दिख रहा है चलते जाओ, चलते जाओ, बी पॉजिटिव। जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक चलते जाओ, और जैसे वहां पे पहुंचोगे तुम्हें आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देने लग जाना है। यानी इस बी पॉजिटिव, एक कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को लेके आगे बढ़ना है। एक टारगेट डिसाइड करो। अगर तुमको लगता है कि तुम उस टारगेट में अच्छा नहीं कर पा रहे हो या उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो अपने किसी नियरेस्ट को वो टारगेट भेज दो। वो नियरेस्ट कुछ भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं कि सर हम 1 हफ्ते का टारगेट या 15 दिन का टारगेट डिसाइड कर रहे हैं और ये हम बताते हैं, हम 15 डेज बाद या 7 डेज बाद आपसे मिलेंगे कि हमने ये टारगेट कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा टारगेट को कंप्लीट करने की। माना कि हमने सब कुछ लिख दिया और आप 70 से 80% ही कंप्लीट कर पाए हो, लेकिन कंप्लीट तो किया है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। नेक्स्ट बार जो बचा हुआ है पोर्शन उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमारा वो कंप्लीट होने लग जाता है तो हमारे अंदर खुद क्या आने लग जाता है बेटा, कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। यस, आई कैन डू, आई कैन डू। मैं आपको एक नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऐसे बता सकता हूं जहां स्टूडेंट के 250 270 के आसपास मार्क्स आ रहे थे, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज में एज ए डॉक्टर है। विथ रेफरेंस बता सकता हूं, मेडिकल कॉलेज में एज ए डॉक्टर है, और मैंने प्रीवियस वीडियोस में चीजें बताई भी हैं विथ रेफरेंस। ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता था, उनके समाज को लगता था कि इसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसने अपने पॉजिटिव हार्ड वर्क के साथ एम्स दिल्ली का सफर तय किया। यह भी मैंने आपको बताया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है हमारे जीवन में, एक अनुशासन का। हमारे गुरुजी हमसे कहा करते थे कि बेटा अनुशासन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनु का मतलब होता है स्वयं, और शासन। जिसने स्वयं पर शासन करना सीख लिया ना, उसे कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। सर स्वयं पर शासन का क्या मतलब है? स्वयं के शासन का मतलब है कि सही समय में सही चीजों के बारे में सोचना। सर इसका क्या मतलब है आपको? आज आपका गोल है, आज आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आपका गोल एज ए डॉक्टर बनना या एज ए इंजीनियर बनना। उस रास्ते के लिए क्या सही है यह सोचना है।
जीवन है बेटा। ये जो पिछले अगले 8 महीने आएंगे या जितने भी टाइम डिसाइड होगा उसमें आपको अपना बेस्ट करना है। अगर आपने इस समय में हार्डवर्क कर ली, तपस्या कर ली, तो बेटा आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही अच्छे टाइम होंगे, एक कॉन्फिडेंस होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो कि आजकल मैंने स्टूडेंट्स में देखा, सर मैं बहुत डिप्रेस हो गया हूं। यार मैं भी स्टूडेंट था यार, मैं भी कई जगहों पे फेल हो जाता था। हमारे पेरेंट्स तो मेरे डांट भी लगा देते थे, डांट से ज्यादा भी आप समझ सकते हो, मैं बोलना नहीं चाहता हूं यहां पे ऑनलाइन मीडिया पे। लेकिन कभी हमारे मन में ऐसा विचार नहीं आया, कोई निगेटिव विचार कभी हमारे मन में नहीं आया कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है। ना 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 ना, कोई बात नहीं, मैं इंप्रूव करूंगा। बेटा आप अगर एज ए स्टूडेंट हैं तो मैं एज ए टीचर ही बात करता हूं। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, हर किसी के जीवन में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जिनको सोचना कि क्या हम इसको आगे पार कर पाएंगे, इसके ये सबको सोचना पड़ जाता है। लेकिन उस समय केवल एक चीज पर ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखना, अपने ईश्वर को ध्यान में रखना और कहना तूने ये जीवन दिया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ूंगा, लड़ूंगा और केवल लड़ूंगा, कुछ गलत नहीं सोचूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं लास्ट में आपको बोलना चाहता हूं। समझ में आ रहा बेटा? तो इस तरह से मेहनत करो। बोला गया है भाई, देखो सपने देखे जाते, लोग बोलते हैं कि रात में भी सपने जाते हैं और खुली आंखों से भी सपने देखे जाते हैं। तो सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये चीजें ना केवल आपके जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि आपके जीवन में एक पॉजिटिव सोच देने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस को ऑन टाइम करिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, रेगुलरिटी लेके आइए। अगर आप ये करके आते हो तो जिस वर्ड को बोला जाता है ना कि मैं बहुत पुअर हूं, मैं बहुत पुअर हूं, इसी तो वर्ड से निकाल के आओ बेटा। आप प्रैक्टिस करिए, आप ऑन टाइम रहिए, आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और आप में अगर रेगुलरिटी बनी हुई है तो आप क्या कर सकते हो, इसको अवॉइड कर सकते हो और अपने को जीत में बदल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चीजों को समझे होंगे। तो एसिड सर की तरफ से आप सबके जीवन में जिस तरह से अब आप आगे बढ़ोगे, आपके आगे की पढ़ाई स्टार्ट होगी, आप उस पढ़ाई को एकदम आगे बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और सब्जेक्ट पर भी मुझसे बात करनी है, अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक पे भी आपको हमको डिस्कशन करना है, तो प्लीज इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। मैं उनको देखकर आगे आने वाले समय में इसी तरीके से आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा और मैं आपको बताता रहूंगा कि आप आगे और अच्छा क्या कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट को इतना प्यार करिए, हर एक सब्जेक्ट से इतना लगाव करिए कि वो आपका अपना हो जाए और अपना बेस्ट दें आप, और आप अपना बेस्ट दें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए।